1971 तीसरा युद्ध था पाकिस्तान का भारत के विरोध में। 1948, 1965 के 2 युद्ध और 1971 का एक युद्ध, और सभी युद्धों में वो पराजित हुआ। इस समय उसे लग गया कि अब भारत से सैन्य स्थिति पर लड़ाई करना संभव नहीं है, हम जीत नहीं पाएंगे। तो उसने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया 1971 के युद्ध के बाद। अब उसने छद्म युद्धों की रणनीति अपनाई, हिडन वॉर, ठीक है ना। अब शुरू होता है आतंकवादी खेल। तो जो उसने रणनीति अपनाई 1971 के बाद, वो था छद्म युद्ध। छद्म युद्ध मतलब क्या होता है? हिडन वॉर, अप्रत्यक्ष युद्ध, धोखे से करना। इसकी कई रणनीतियां हैं। इसको अगर डिफाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के द्वारा उन हितों को प्राप्त करने की कला या उन हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति जिसे वह प्रत्यक्ष युद्धों के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सका, उसे हम क्या करते हैं? हां, बचपन में स्कूल में आप लोग भी लड़ते होंगे। जब कभी टेस्ट में आगे नहीं उड़ पाए तो किसी के साइकिल के हवा निकाल देना, किसी का, यही सब छद्म युद्ध है। पढ़ करके अगर नहीं जीत पाए तो किसी की कॉपी चोरी कर लेना, किसी का ये कर लेना, किसी, ये सब करते थे स्कूल में या नहीं? सब यही कहते हैं कि हम नहीं करते थे, लेकिन ऐसा ऐसा करते थे। तो उसने हिडन वॉर, डेफिनेशन समझ में आई हिडन वॉर की? ऐसे वांछित परिणाम को प्राप्त करने की प्रक्रिया जिन्हें प्रत्यक्ष युद्धों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सका, ये उसने 1971 के बाद अपनानी शुरू की, जिसमें गुरिल्ला युद्ध है, विद्रोह है, घुसपैठ, आतंकवादी, तस्करी, ये सब चीजें, दुष्प्रचार, ये रणनीतियां उसने अपनानी शुरू करी। अब जब रणनीति उसने अपना ली तो रणनीतियों को प्रयोग कैसे किया जाए? कोई ना कोई अवसर होना चाहिए। बिना अवसर के किसी के घर में फूट डालना है तो घर के अंदर पहले लड़ाई तो हो, तभी तो हम जा पाएंगे। वहां लड़ाई है ही नहीं। वो दोनों की दोनों या पूरा का पूरा परिवार अगर आयोनिक बॉन्ड से बंधा हुआ है तो आपको अवसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो इंतजार कर रहा था कि कहीं ना कहीं कोई समस्या जनरेट हो, तब हम वहां पर घुसे और वो जो विरोधी है भारत का दल, उसको हम ऊर्जा प्रदान करें। और ऐसा अवसर मिला उसको 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन। जैसे ही पंजाब में खालिस्तान आंदोलन होता है तो खालिस्तानियों को उसने सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और लगभग राजतंत्र था भारत में, लगभग राजतंत्र। और मैंने आपको बताया है कि अगर आप राजतंत्र हैं तो विद्रोहों के दबाने की क्षमता आपके पास है। लोकतंत्र के पास विद्रोह दबाने की क्षमता नहीं होती। तो उन्होंने शक्ति का प्रयोग करके खालिस्तान आंदोलन को दबा दिया। अब पाकिस्तान के मंसूबे फिर खाली, अब क्या करें? लेकिन पाकिस्तान को खालिस्तान आंदोलन ने एक अवसर दिया। अब पाकिस्तान ने सोचा कि मैं कुछ अलग स्थिति अपनाऊं। तो अलग स्थिति में उसने, जैसे ही खालिस्तान मूवमेंट में उसका बात नहीं बन पाई, तो अब ढूंढ रहा है कि कौन मिले। तो जम्मू कश्मीर में एक JKLF हुआ करता था, JKLF, जो 1964 में गठित हुआ था और 1971 में रीऑर्गेनाइज हुआ था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो एक अलगाववादी संगठन था जो जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहता था। तो पाकिस्तान ने सोचा कि JKLF को एनर्जी दी जाए और इसके साथ मिलकर के हम काम करें। तो पंजाब को छोड़ करके ये किस दिशा में चला गया? जहां उसे जाना था। वास्तविक लक्ष्य उसका क्या था? जम्मू कश्मीर में पहुंचना। JKLF ने जम्मू कश्मीर में उसको अवसर दिया, पाकिस्तान इनके साथ में मिला और अलगाववादी आंदोलन को इसने अवसर प्रदान किया। 1980 से लेकर के 1980 से लेकर के और 1990 के दशक तक JKLF के माध्यम से अलगाववादी संगठन को या वहां पर हिंसात्मक गतिविधियों को कोशिश करता रहा, जब जब उसको अवसर मिला। जम्मू कश्मीर में 1987 में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। उन चुनाव को बाधित करने का पूरा प्रयास किया, असंतोष पैदा किया, राजनीतिक द्वेष पैदा किया। उसका उद्देश्य था कि अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव ना हो पाए
तो यूनाइटेड नेशन असेंबली में और दुनिया में हम ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग तो भारत का प्रशासन चाहते ही नहीं, अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मान लीजिए कि वहां पर विधानसभा के चुनाव ही ना हो पाए, इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लोग आपको नहीं चाहते हैं। तो चुनावों को परेशान करने का, बर्बाद करने का उसने पूरा का पूरा मंसूबा तैयार किया। लेकिन चुनाव हुए, बढ़िया से हुए, सरकार बनी, सब कुछ ठीक होने लगा। फिर उसने सोचा कि चलो भाई, अब चुनाव तो हम नहीं रोक पाए, तो अब कुछ अन्य तरीका अपनाया जाए। फिर उसने 1988 से ही हड़ताल, विद्रोह, धरना, प्रदर्शन, दुनिया भर के जो ऐसे हम काम होते हैं वो सब करना शुरू किया। 89 में उसने कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह का समर्थन किया, 1989 में। और आपने देखा कि नृशंस हत्याएं की गई। 1989-90 में वहां पर ना केवल जेकेएलएफ बल्कि अनेकों उग्रवादी संगठन, विद्रोही संगठन वहां पर पैदा हुए। एक मुजाहिदीन विद्रोह शुरू किया गया। मुजाहिदीन विद्रोह का मतलब, जो वास्तविक सैद्धांतिक मतलब होता है, वो होता है कि उन लोगों के विरुद्ध विद्रोह करना जो नॉन मुस्लिम्स हैं, रिबेलियंस हैं, ये बेसिकली गुरिल्लाई युद्ध करते हैं। तो लगभग 4 लाख कश्मीरी पंडितों को रिहैबिटेट होना पड़ा वहां से। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। वहां नारा हुआ करता था कि हिंदुओं, सिखों, अन्य स्त्रियों को छोड़ करके और वापस यहां से चले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि स्त्रियां हम आपकी प्राप्त कर लेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। यह स्थिति इनकी थी। इस तरीके के नारे लगा रहे थे। यही जो जेकेएलएफ का सरगना, जो अभी जेल में बंद है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, उसके मुंह से कई बार आपने वीडियो में देखा होगा। तो जेकेएलएफ, हां मैं बता तो रहा हूं, जो उनके प्रभावी नारे। तो ऐसे वहां पर कश्मीरी जितने भी पंडित हुआ करते थे, सिख हुआ करते थे, ये सब वहां से भागे, श्रीनगर में रहने लगे, कुछ देश के आंतरिक क्षेत्रों में भाग करके आए। ऐसी स्थिति में उन्होंने जम्मू कश्मीर की भूमि को मुस्लिम्स की भूमि बनाने का प्रयास किया। ठीक है, ये स्थिति बनी रही। लेकिन 1995 तक ये सब करते रहे। 1995 तक उन्होंने सब स्थिति बना दी। 1990 से लेकर के और 1995 तक वहां पर अनेक प्रकार के उग्रवादी संगठन, पहले इस फेज में जेकेएलएफ, फिर यहां पर जेकेएलएफ के साथ बहुत सारे उग्रवादी संगठन पैदा हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हुजी, और ये ऐसे बहुत सारे, हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहाद, ये सब पैदा हुआ और उन्होंने खूब हत्याएं करी। 1995 में अब इन्होंने अपनी रणनीति को चेंज किया। अब ध्यान रखो, देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या था? अलगाववाद को प्रेरित करना। सेकंड स्टेप में क्या था? हिंसा। इसमें वो अलगाववाद को प्रेरित करना चाहता था, अलगाववाद, और अलगाववादियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर पर अपना अधिकार करना चाहता था। यहां पर वो हिंसात्मक तरीका को अपनाता है और जम्मू कश्मीर के अंदर हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ाता है। 1995 में एक घटना हुई, जेकेएलएफ 2 भागों में टूट गया और जो जेकेएलएफ का सरगना हुआ करता था, क्या नाम है उसका? यासीन मलिक। यासीन मलिक ने कहा कि हम अलगाववाद को चलाएंगे और अहिंसात्मक तरीके से चलाएंगे, ठीक है ना। अब हिंसा नहीं करेंगे। उसका हृदय परिवर्तित हो गया, अपने आप को अशोक समझ रहा था, हृदय परिवर्तित हुआ कि अब हम हिंसा का परित्याग करेंगे। और अभी उसने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे नहीं पता मैंने कितने मारे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था, उसने खुद ये कहा था कि मुझे नहीं पता, मैं दिन में 10-12 मारता था। ऐसा मतलब जैसे तरबूज और खीरे काटे जाते हैं ना, ऐसा वो काटता था मनुष्यों को। तो फिर उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अहिंसा के आधार पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद चलाने का प्रयास किया। तो पाकिस्तान के काम कर रहेगा फिर जेकेएलएफ, या यासीन मलिक पाकिस्तान के काम कर रहेगा? तो उसने कहा कि ठीक है साहब, यासीन मलिक आप अलग जाइए, और अब हम ने तो वहां पर बहुत सारे संगठनों को पैदा कर दिया है,
बहुत सारे उग्रवादी संगठन। तो 1995 से लेकर के और वर्ष 2000 तक की स्थिति अगर, या 1995 से हम 2007 तक को देखें, 2007 तक, यहां पर अलगाववाद अलग था और आतंकवाद अलग था। समझ में आई बात? क्योंकि अलगाववाद वो जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है, और आतंकवाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसने यह रवैया अपनाया। इस आतंकवाद ने दो तरीके से काम करना शुरू किया। एक तो जम्मू और कश्मीर में हिंसा चलेगी और भारत के आंतरिक क्षेत्रों में हिंसा को बढ़ाएंगे। यहां पर आप देखिए कि आतंकवाद व्यापक होने लगा। 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी नाम के एक मनुष्य कोयंबटूर में अपनी सभा कर रहे थे, चुनावी सभा थी, वहां पर इन्होंने हमला किया कोयंबटूर में, और लगभग 80 लोग वहां पर आहत हुए इससे। अब इसने आंतरिक क्षेत्रों में हमला करना शुरू कर दिया। उन आंतरिक क्षेत्रों में इसका टारगेट हुआ करता था राजनीतिक और न्यायिक हमले। मतलब या तो वो जुडिशरी परिसर में हमले करता था, या वो राजनेताओं के ऊपर, राजनीतिक संगठनों के ऊपर हमला किया था। इसी दौरान आप देखिए कि बहुत सारे हमले हुए। 2000 में लाल किले पर हमला हुआ, 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के ऊपर हमला हुआ, पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला हुआ, हुआ या नहीं? उसी समय पार्लियामेंट हाउस के ऊपर 2001 में, फिर गुजरात के अक्षरधाम में, बनारस के अदालत परिसर में, लखनऊ के अदालत परिषद में, बरेली में, ये सब हमले खूब होते रहे। लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, इन सब के लोअर कोर्ट्स में हमले। जहां जहां इनके आतंकवादी बंद थे, जिन जिन जेलों में बंद थे, जिन जिन न्यायाधीशों ने निर्णय दिए थे, वहां वहां इन्होंने टारगेट किया। ऐसे आप एक शब्द में कह सकते हैं कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों में विशेषकर राजनीतिक एवं न्यायिक परिसरों में हमले हुए। न्यायिक परिसर, यह काम वो करता रहा और समय 2007 तक आ गया। इसके बाद इसने रणनीति को फिर चेंज किया 2008, और 2008 से लेकर के 2012 तक के लिए इसने एक अलग रणनीति अपनाई। समझ में आ रहा है ना स्टोरी 1, 2? इस समय इसकी नीति थी स्टोन पैल्टरिंग, और यह दुनिया को यह बताना चाहता था कि कश्मीर के युवा भारत को पसंद नहीं करते थे। अब ये फिर अलगाववाद के संपर्क में आता था, और अलगाववादियों के माध्यम से युवाओं को स्टोन पैल्टरिंग के लिए प्रेरित करता था। स्टोन पैल्टरिंग की पहली घटना हमें 2008 में दिखाई दी। तो इकट्ठे किए जाते थे युवाओं को, और इकट्ठा करके उनको दिहाड़ी में रखा जाता था। हां, पैसे दे करके 200, 400। अब युवा है तो पत्थर भी फेंकने को मिलेगा, और पैसे भी मिलेंगे, और जरूरत पड़ने पर समोसे भी मिलेंगे। तो जब सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो आप क्या करोगे? ठीक है साहब, फेंकते हैं। और सैनिकों के ऊपर इन्होंने स्टोन पैल्टरिंग करना शुरू किया। दूसरी रणनीति इसने बनाई कि सुरक्षा बलों को बदनाम करना ग्लोबल कम्युनिटी के सामने। हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर ऐसे आरोप लगाना जो अमानवीय, अशोभनीय, ये करने की कोशिश करी। इसने फिल्म, इसके यहां एक लॉलीवुड पाया जाता है, लॉलीवुड, वहां पर फिल्म बनानी शुरू करी इसने कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में किस तरीके से स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करती है। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना भारतीय सैनिकों के अंदर और भारतीय संस्कृति में नहीं है, ये तुम्हारी संस्कृति में था। क्योंकि तुमने जो 1989 में नारे लगाए थे, उससे स्पष्ट हो गया था कि तुम्हारी संस्कृति में महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। हमारी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान ऐतिहासिक युग से रहा है।
तो इस तरीके से उसने काम करना शुरू किया। किशोरों को प्रेरित करना, युवाओं को अपनी तरफ लेना, तो ये सब घटनाएं चलती रहीं। कोई भी छोटी छोटी घटना, अब देखिए मानवीय आधार पर तो समाज में कोई भी लड़ जाएगा। अब दो बच्चे मान लो लड़ गए, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो लड़े थे तो पहले मित्र थे, अब झगड़ा कर लिया, उसी को दर्जा क्या दे दिया जाए? सांप्रदायिक। लड़ाई जब शुरू होती है तो वो सांप्रदायिक नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वहां पर कुछ आ जाते हैं तो वो लड़ाई कैसी बन जाती है? सांप्रदायिक बन जाती है। इसमें सांप्रदायिकता का कोई मतलब नहीं था। तो इस स्थिति में भारत के अंदर कोई भी अगर घटना होती थी और उसमें इन्वॉल्वमेंट एक मुस्लिम है और दूसरा कोई अन्य है, तो उसको कोशिश की जाती थी कि कैसा कर दिया जाए। इसी समय सोशल मीडिया भी आ गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी यह प्रयास होना शुरू हो गए। आंतरिक क्षेत्रों में हमले अभी भी बने रहे। अब इन्होंने कोशिश यह करी कि अगर भारत के आंतरिक क्षेत्रों में विदेशियों पर आक्रमण किया जाए तो मामला और जल्दी स्प्रेड करेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो विदेशी भारत में विचरण करता है उसके अबाध्य संचरण का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देता है। आप अगर देश के अंदर घूम रहे हैं तो अनुच्छेद 19 का पालन करते हुए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप देश के बाहर घूम रहे हैं तो प्रोटेक्शन कौन देगा? 21 प्रोटेक्शन देता है। ऐसे ही विदेशी नागरिक अगर भारत के अंदर है तो उसका प्रोटेक्शन, उसको खरोच भी लग जाए तो जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। और इन्होंने क्या करना शुरू किया कि विदेशियों पर टारगेट किया जाए ताकि भारत बदनाम हो और ये फीलिंग्स जाए ग्लोबल कम्युनिटी में कि भारत में लोग सुरक्षित नहीं है। विदेशियों का निवेश भारत में कम होना शुरू हो जाए। वैश्विक स्तर पर हम बहुत सारी पॉलिसीज बना रहे थे इस समय इंटीग्रेट करने के लिए, और भारत की नीति थी वर्ष 2008 के बाद से कि हम एक ऐसे वैश्विक बाजार का निर्माण करना चाहते हैं, एक ऐसे एकीकृत बाजार का निर्माण करना चाहते हैं जो हिमालय की जड़ों से हिंद महासागर तक फैला हो। जब हमारे मंसूबे ये थे कि हम हिमालय की जड़ों से हिंद महासागर तक एक ऐसे बाजार का निर्माण करना चाहते थे, वहां ये अगर ऐसी हरकतें करेगा तो समस्या आएगी या नहीं आएगी, वो ये काम करना चाहता। चलता रहा, बहुत सारे हमले किए। पुणे के जर्मन ब्रेकरी पर हमला किया इसी दौरान। वर्ष 2012 तक ये हरकत करता रहा। 2012 से के बाद, इनफैक्ट 2013 के बाद इसने अपने फेज को फिर चेंज किया। 2013 से लेकर के 2016 तक ये और ज्यादा खतरनाक स्थिति थी। एक मनुष्य पाया जाता था जो संसद हमले का मास्टरमाइंड था, अफजल गुरु। जानते हैं आप इसको? वर्ष 2013 में अफजल गुरु को हमने फांसी दी, और ऐसी स्थिति में अफजल गुरु को हीरो बनाने का प्रयास किया गया। भारत के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी समूहों के बीच में ऐसे नारे लगाए गए, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, एन तेन, ये करके। ऐसी स्थिति में जो टेररिज्म था वो पॉपुलर डोमेन में पहुंच गया। पॉपुलर डोमेन, पॉपुलर डोमेन मतलब आतंकवादियों ने अफजल जैसे मास्टरमाइंड्स को हीरो बनाने का प्रयास कर दिया। मतलब अब आतंकवाद जो एक शारीरिक कैंसर था जो जम्मू कश्मीर में फैल रहा था, वो अब रक्त कैंसर बनना शुरू हो जाता है। ब्लड कैंसर जो देश के अंदर फैलना शुरू हुआ। इसी तरीके से और अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी हुआ। इसी समय में अर्बन नक्सलिज्म भी 2004 के बाद से बढ़ना शुरू हुआ था, वो एक अलग डोमेन है। तो आतंकवाद किस स्थिति में आ गया? पॉपुलर डोमेन में। बाकी गतिविधियां सब चल रही हैं, आंतरिक क्षेत्रों में हमले चल रहे हैं, बदनाम करने की स्थितियां चल रही हैं। अब आतंकवाद कॉमन पीपल के स्तर पर, मतलब आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान धीरे धीरे कैसा होता चला जा रहा है? सफल होता चला जा रहा है। वर्ष 2016 में स्थिति फिर बदली और ये पॉपुलर डोमेन में आ गया। अब पाकिस्तान को यह पता चल गया, सोशल मीडिया है, कि हम किसी भी घटना को ग्लोबलाइज कर सकते हैं, युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं और भारत के अंदर ही आतंकवादियों को रिक्रूट कर सकते हैं।
अभी रिक्रूटमेंट केवल जम्मू कश्मीर में हो रहा था और अब भारत के अंदर भी रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाएगा। पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी का प्रवेश हो जाता है, बहावी विचारधारा का प्रवेश हो जाता है हमारे देश में, जिन्होंने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया और देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कैटलाइज करना, उत्प्रेरित करना शुरू कर दिया कि दुनिया में शासन करने के लिए तो केवल मुसलमान पैदा हुए हैं, बाकी सब शासित होने के लिए पैदा हो। अगर आप ऐसा किसी भी हार्मोनियस सोसाइटी में करेंगे तो डिसफंक्शनल टेंशन बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा ना। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी का युवा, जोश तो युवाओं में सब में होता है, वो युवा को क्या सोचेगा, अरे साहब हम तो शासित होने, शासन बन करने के लिए हैं और हम ऐसे हैं, चलो आक्रोशित हो जाओ। और जो दूसरी कम्युनिटी का, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का है, वो क्या सोचेगा, अच्छा अब तुम हम पर शासन करोगे। झगड़ा हो गया या नहीं हो गया? यही उसका उद्देश्य था। अगर मैं अंदर की बात बताऊं आपको तो भारत का मुस्लिम पाकिस्तान का सबसे बड़ा शत्रु है। आप एनालिसिस कर लीजिए भारत का मुस्लिम, क्योंकि जितनी मात्रा में वो प्रेरित करेगा उतनी मात्रा में पुलिस उस मुस्लिम बालक के नजदीक पहुंचेगी और वो अंदर जाएगा और कभी बाहर नहीं आएगा। ऐसा है या नहीं? उसको कोई लगाव है क्या? कोई लगाव नहीं है उसका, उससे कोई लगाव नहीं। सिर्फ वो क्या करता है, जैसे मछली पकड़ते हैं ना आप, और मछली पकड़ने में वो कुछ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चारा, उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जानवर लगा दिए जाते हैं। तो वो जानवर है वो, उसको ये समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, बड़ी वाली मछली पकड़ने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ये पॉपुलर डोमेन में चलता रहा। 2016 में हमने रणनीति बनाई कि ऐसा है कि सब बंद कर दो, मिलजुल करके काम करें, तुम भी अपना विकास करो, हमें भी विकास करने दो। तो हमने वर्ष 2014 से 15 से प्रयास किया, सुषमा स्वराज ने यात्रा करी, हमारे प्रधानमंत्री गए और तय हुआ कि हम बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे। 15 जनवरी सन 2015 को सचिव स्तरीय वार्ता तय हुई। 2016 को, इनफैक्ट 15 जनवरी 2016 को सचिव स्तरीय वार्ता होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अब आतंकवादों के मंसूबे बढ़ चुके हैं। अब वो पाकिस्तान के हाथ से भी बाहर निकल चुके हैं। अब क्या वो पाकिस्तान के कहने पर आएंगे? अगर अब पाकिस्तान ये कह दे कि नहीं अब आतंकवाद बंद करना है, तो क्या वो मानेंगे? तो इन्होंने 2 जनवरी में, 15 जनवरी को बातचीत होनी थी, 2 जनवरी को इन्होंने पठानकोट में हमला कर दिया। पठानकोट हमला हुआ। अब भारत की कूटनीति और भारत का एक्शन क्या हो, इसमें बहुत समस्या थी। अब अगर हम वार्ता नहीं करते पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें एक चालाकी कही है या उसकी इच्छा भी हो सकती है, उसने तुरंत जैसे मोहम्मद के कुछ उग्रवादियों को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया, यह बताने के लिए कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप वार्ता नहीं करते तो ग्लोबल कम्युनिटी क्या करती कि पाकिस्तान तो बात करना चाहता है, भारत पीछे क्यों हट रहा है? और अगर हम बात करते तो मुद्दा क्या होता? सिर्फ पठानकोट, और कोई बात तो हो नहीं सकती थी। तो हमें उस वार्ता को टालना भी था और वार्ता को रोकना भी नहीं था। तो हमने कहा कि निकट भविष्य के लिए इस वार्ता को टाला जा रहा है। इसके बाद हमने जून में फिर डायलॉग को क्रिएट करने का प्रयास किया, उसने भी हमने भी, और पोम्पोर हमला हो गया। पोम्पोर 2016 में। तो फिर जब पोम्पोर का हमला हुआ तो हमने सोचा कि अब तो बात करना बेकार ही है, कोई मतलब है नहीं। फिर तुरंत उरी हमला हो गया। जब यह हो गया तो अब हमने रणनीति बनाई कि नहीं, नो डायलॉग। और प्रधानमंत्री ने एक अपने स्पीच में कह दिया कि बात और रक्त एक साथ नहीं बहेंगे।
या तो रक्त बहेगा या बात बहेगी, है ना। तो फिर बात हमारी खत्म। इसके बाद कोई डायलॉग आज तक अभी तक नहीं हुआ है। अब वो चाह रहा है और हम तो अभी आगे चलेंगे इस तरीके से। अब जब उरी और पोम्पोर हमला हुआ तो फिर भारत ने सशक्त रणनीति अपनाई। वर्ष 2016 में भारत ने सशक्त सैन्य कार्यवाही करना शुरू की। जैसे ही सशक्त सैन्य कार्यवाही करना शुरू की तो एक उनका सरगना आतंकवादियों का बुरहान वानी पाया जाता था। बुरहान वानी को हमने मार दिया। बुरहान वानी एक युवा आतंकवादी था जैसे मोहम्मद का। जैसे ही उसको मारा, क्योंकि टेररिज्म पॉपुलर डोमेन में पहुंच गया, उसके अनुयायी बुरहान वानी के बहुत सारे थे। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि जब उसको मारा गया तो उसका पार्थिव शरीर, मैयत कहते हैं ना, हाँ, उसके पीछे 2.5 से 3 लाख लोग थे। 2.5 से 3 लाख लोग। इतने तो हमारे वाजपेयी जी के पीछे भी नहीं थे। अब आप समझ सकते हैं कि टेररिज्म कहां पहुंच चुका था। पॉपुलर डोमेन में सशक्त तरीके से पहुंच गया। इस समय 2016 से लेकर के 2019 तक उसने आतंकवाद की 2 रणनीतियां अपनाई। एक तो किसी तरीके से इसको होल्ड करना, मतलब सशक्त पॉपुलर डोमेन, सशक्त पॉपुलर डोमेन, इसको बनाए रखना और ज्यादा प्रभावी बनाना। इसके साथ दूसरा उसने रणनीति, जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे उनको बदनाम करना, सैनिकों के ऊपर हमला करना। आप देखिए वर्ष 2019 में पुलवामा हमला हुआ और पुलवामा 14 फरवरी 2019 को उन्होंने सीआरपीएफ, है ना, उसकी एक कानवाई पर हमला किया। 45 जवान हमारे शहीद हुए। तो इस समय वैसे तो वो पठानकोट से ही सैनिकों के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन अब उसने सैनिक हमले को भी सशक्त किया। सैनिकों के ऊपर हमला 2016 में यह काम शुरू कर दिया। 16 से लेकर के और 19 तक एक तरफ हम सशक्त कार्यवाही करते रहे, हमारी रणनीति रही, दूसरी तरफ वो रिटेलिएट करते रहे। ठीक है।